हाय ऑल, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग 2D करने करने जा रहे थे, जिसमें कौन-कौन से शेप्स करने जा रहे हैं ये देख लीजिए हम लोग। सबसे पहले करने जा रहे हैं एंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइन्स, फिर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रम्बस, पैरेललोग्राम और रेगुलर हेक्सागन। इन सभी फिगर्स का हम लोग एरिया, पेरीमीटर, हाइट एंड क्या चीज डायगोनल, इन सबको निकालने का कैसे करना है, ये सारा काम करते हैं यहीं पे। तो स्टार्ट किया जाए फर्स्ट शेप से। तो बोलता है एंगल्स एंड पैरेलल लाइन। तो बेटा ये जो पहले ये समझिए क्या क्या कह रहा है। कितने तरह के एंगल्स होते हैं। एक होता है वर्टिकल एंगल, शीर्ष कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, उसके बाद एकांतर बाह्य कोण, और उसके बाद जो होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स जो बनते हैं आइदर इनसाइड और आउटसाइड, उनकी बात करता है। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये होता है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, पूछे कितने डिग्री का एंगल बनता है इसमें, तो आपको बता दो कि फटाफट 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर यहीं पे एक लाइन ऐसे खींच दिया जाए, पूछा जाए ये कितने डिग्री का होगा, अगर ये है आपका 45 डिग्री का एंगल, तो ये पूरा कितने के बराबर हो जाएगा, 135 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये दोनों एंगल मिले कितने के बराबर होते हैं, 180 के। वैसे ही अगर हम वर्टेक्स एंगल की बात करें, तो ये एक वर्टेक्स एंगल हो गया। अगर ये है अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। इसी को नेक्स्ट स्लाइड में किया गया है। सबसे पहले वर्टेक्स एंगल की बात करते हैं। तो अगर ये कोण है अल्फा, तो इसका शीर्ष या वर्टेक्स एंगल या वर्टिकल एंगल कौन सा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। और अगर ये कोण है बीटा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये भी बीटा हो जाएगा। तो बच्चा इतना समझ पा रहे हो, ये एक स्ट्रेट लाइन है और अल्फा प्लस बीटा मिलके कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। यही दोनों लॉजिक चलते रहते हैं। तो अब बात आती है, जब दो पैरेलल रेखाओं को एक तिर्यक लाइन काटती है, तब कौन कौन से एंगल बनते हैं, वर्टेक्स एंगल की बात करते हैं। तो पहला वर्टेक्स एंगल कौन सा बन रहा होगा, यहाँ पे ये बन रहा है और ये बन रहा है, आपस में इक्वल है। और कौन से वर्टेक्स एंगल बन रहे हैं, ये बन रहा है और ये बन रहा है, ये भी इक्वल होगा। और कौन से वर्टेक्स एंगल बन रहे हैं, ये वाला बन रहा है और इसके अपोजिट ये एंगल बन रहा है, ये भी इक्वल होगा। लाइन कर देते हैं दो दो। अब इधर देखा जाए कौन से एंगल बन रहे हैं, ये वाला बन रहा है और ये वाला बन रहा है। ये सारे कौन से एंगल होते हैं, वर्टेक्स एंगल होते हैं। और ये सारे क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो यहीं पे देखा जाए, अगर इसी में थोड़ा सा करते हैं, अगर बोलते हैं ये दो पैरेलल लाइंस हैं और अगर ये वाला एंगल है 35 डिग्री का, पूछे ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा। तो बच्चा ये समझ में आ रहा होगा, ये है 35 डिग्री। अब ये कितने के बराबर होगा, इसकी बात करें तो ये भी हो जाएगा 35 डिग्री के। अगर ये 35 है, तो ये कितने के बराबर होगा, ये भी 35 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये भी 35 के। या अगर ये कोण 35 है, तो ये भी इसी के बराबर हो जाएगा। तो ये आगे कोण जो है उनके नाम क्या क्या होते हैं, वहां से करते चलते हैं। आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये भी समझा जाए। तो अगर ये कोण है अल्फा, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये है, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये कोण है बीटा, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये है, ये भी इक्वल होगा। सेम वैसे ही अगर ये कोण है आपका एक्स, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। अगर ये कोण है आपका वाई, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। ये सब एंगल कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग है। इसमें एक चीज समझ में आपको आ रही होगी, एक कोण बाहर का है और एक कोण अंदर का है। दैट्स इट, इतना ही था। नेक्स्ट मूव करते हैं, बोलता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चा क्या होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब पहली बात तो ये इंटरनल एंगल है और ये भी इंटरनल, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। मतलब अगर ये अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा होगा। और कौन सा इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर है। ये बीटा होगा, तो ये क्या होगा, ये भी बीटा होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, बोलता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो मतलब ये अगर आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका अल्टरनेट कौन सा एंगल है, ये दोनों कौन कौन से हो जाएंगे, अल्फा हो जाएंगे। ये एक्सटीरियर एंगल है आपका बीटा, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा। तो मतलब यहाँ पे जो उस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे, अगर ये 35 डिग्री के बराबर है, तो इस एंगल का मान कितने के बराबर हो जाएगा,
35 डिग्री के बराबर हो जाएगा। वहीं पे अगर इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे फ्रेम कर दिया जाए और पूछा जाए क्या होगा आंसर, ये दे रखा है आपको 40 डिग्री और पूछता है इस एंगल की वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो आप फट बता दोगे अगर ये 40 है तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? पूरा 180 होता है तो ये 140 के बराबर हो गया होगा। ये 140 तो ये कितने के बराबर हो गया होगा? 140 के। कौन से लॉजिक के हिसाब से? एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से। और कौन सा बचा है वो भी देख लेते हैं। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, तो इंटीरियर एंगल है एक ये है और एक ये है। अंतः कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तो अगर ये अल्फा है तो ये कितना है? बीटा है। तो इन दोनों का सम कितने के बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना ही इनका सम होता है। दैट्स इट। तो ये तो हो गई एंगल्स की बात। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग कर क्या रहे हैं आज? हम लोग 2D कर रहे हैं, जो बैंक और एसएससी और एनटीपीसी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? त्रिभुज कितने साइड से बनता है? आप सबको पता है त्रिभुज 3 भुजाओं से बनता है और विभिन्न प्रकार के त्रिभुज होते हैं। बहुत टाइम नहीं खराब करेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है? तो 3 साइड्स होती हैं, इन्हीं तीनों को मिला देने से क्या बन जाता है? त्रिभुज बन जाता है। इसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं। इन तीनों एंगल का जोड़ कितने के बराबर होता है? अगर ये अल्फा, बीटा और ये गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर हो जाता है? 180 डिग्री के। और आपको ये भी पता है कि एक ट्रायंगल के 2 इंटरनल एंगल किसके बराबर होते हैं? इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। तो अगर ये है अल्फा और ये है बीटा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा। दैट्स इट। इतना ही है। आगे देखा जाए अलग अलग तरह के कितने त्रिभुज हैं और इनके फिगर्स में क्या क्या चीज हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले आता है समकोण त्रिभुज। तो अगर समकोण त्रिभुज की बात करें बच्चा, तो आप लोग इतना तो समझते हो कि ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। तो आप लोग ये भी जानते हो कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। अब किसी भी समकोण त्रिभुज का ये कोण कितने के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। डन है, कोई इश्यू नहीं। आपसे पूछे एरिया कितने के बराबर होगा, तो जब भी समकोण त्रिभुज देखते हो हाफ पी इंटू बी कर देते हो। आधार गुणे लंब, परपेंडिकुलर इंटू बेस, एरिया हो जाता है। परिधि की बात करता है तो परिधि का मतलब क्या होता है? अच्छा, एरिया का मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। एरिया का मतलब इसके अंदर का, इसी को एरिया बोलते हैं। ये पूरा एरिया है, घास आपको लगवानी है एक मैदान के अंदर तो वो एरिया हो गया। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब ये वॉल हो गई है। यहाँ पे आपको बाउंड्री वॉल खिंचवानी है, तो ये हो गया पेरीमीटर। कई बार ऐसा होता है बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो समझ ही नहीं पाता पेरीमीटर और एरिया क्या डिफरेंस है। बहुत टाइम नहीं लगता है। तो पूछे पेरीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, तो आपका पी, बी और एच इन तीनों को जोड़ दो, ये पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। ऊंचाई कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर के बराबर होती है। तो समकोण त्रिभुज के साथ साथ दो और त्रिभुज भी होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल और न्यून कोण त्रिभुज अक्यूट एंगल। जब तीनों एंगल में से कोई भी 90 से बड़ा ना हो, मतलब सबके सब 90 डिग्री से छोटे हों, तो कौन सा एंगल बनता है हमारा? न्यून कोण बनता है। और इधर तीनों में से कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो कौन सा बनता है? अधिक कोण बनता है। एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए तो कुछ इस टाइप का बना देते हैं। इसको कर देते हैं 130 डिग्री, ये कर देते हैं आपका 15 डिग्री और इसको कर देते हैं 35 डिग्री। तो ये क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। एक ऐसा ही और बनाते हैं, इसको कर देते हैं आप 70 डिग्री, इसको कर देते हैं आप 50 डिग्री और इसको कर देते हैं आप 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया? न्यून कोण। यहाँ पे सारे 90 से कम है और यहाँ पे एक 90 से ज्यादा है। हम लोग एक और सेशन करेंगे जिसके अंदर ट्रायंगल कब कौन सा बनता है, कब अधिक कोण बनेगा, कब न्यून कोण बनेगा, कब कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, अधिक कोण या न्यून कोण। हमको साइड्स दिया होगा, उस पे हम लोग एक नेक्स्ट सेशन करेंगे और वहां पे उसका डिटेल स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा त्रिभुज होता है। आपके पास आता है एक सम बाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी क्या होती है? सारी साइड्स इक्वल होती है। मतलब ये ए तो ये भी ए, तो ये पूरा भी ए। ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, जो उसकी परपेंडिकुलर है, जो उसका परपेंडिकुलर है
यही इसका परपेंडिकुलर, यही इसका मीडियन भी होता है, माध्यिका भी होता है और यही इसकी हाइट भी होती है। समबाहु त्रिभुज के अंदर परपेंडिकुलर ही मीडियन होता है। मीडियन का मतलब भुजाओं को दो इक्वल साइड्स में ब्रेक कर देता है, बराबर-बराबर बाँटता है और यही इसकी क्या होती है? ऊँचाई भी होती है। ये समबाहु त्रिभुज में भी होता है और समद्विबाहु में भी होता है। तो सबसे पहले आते हैं क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो बच्चा क्षेत्रफल आप सब जानते थे, किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या करते थे, 1/2 आधार मतलब बेस इंटू परपेंडिकुलर लगा दिए, एरिया मिल जाता था। तो हमको आधार तो पता है ए है, अब एच खोजना है। एच कैसे खोजा जाए? तो समकोण त्रिभुज की एक और प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे हम लोग, क्या? पी स्क्वायर इज इक्वल टू या एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के बराबर थी? ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर अंडर रूट में, या अंडर रूट नहीं लगाया तो जैसे भी इसके पास आते तो ये कितने के बराबर हो गया होगा? अगर एच का मान निकाला जाए यहाँ पे तो एच का मान हो गया होगा एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये कितने के बराबर होगा? ये ए बाई टू के बराबर होगा। यही एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, तो ए बाई टू का स्क्वायर माइनस ए बाई फोर अंडर रूट में पूरा लगा दिए तो कितने के बराबर हो गया? रूट थ्री ए डिवाइड बाई टू। तो हाइट अगर हमसे पूछता इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो किसके बराबर होती? रूट थ्री बाई टू ए के बराबर। एरिया पूछेगा तो एरिया कितने के बराबर आ जाएगा बच्चा? ये तो आ गई हाइट। बेस कितने के बराबर है? ए के बराबर है। ये पूरा है आधार, ये ए के बराबर है तो आधार गुणे लंब इतना ही होता है। तो 1/2 इंटू बेस कितना है? ए का है और ये कितना है? रूट थ्री बाई टू ए। तो एरिया कितने के बराबर हो गया? अगर इस पूरे की बात करें तो एरिया हो गया हमारा यहाँ पे 1 बाई या तो रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया। और परिधि किसके बराबर हो गई? परिधि हो गई आपकी 3a के बराबर। दैट्स इट। आज हम लोग सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक एक करके इन फिगर्स को समझ लेते हैं कि क्या होते हैं ये फिगर और कैसे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चा? जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं और एक भुजा क्या होती है? अलग होती है। इसी को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब दो साइड्स इक्वल हैं, और ये भी जानते हो आप, ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग दो इक्वल एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसका भी एरिया निकालने का वही तरीका होगा। क्या तरीका होता था? हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब बच्चा कहानी ये है कि बेस ये कितने के बराबर होगा? b बाई टू के। अभी हमने आपको बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल और समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो हाइट होती है वही मीडियन होती है, माध्यिका होती है और वही क्या होती है? परपेंडिकुलर भी होती है। ये तीनों चीजें कॉमन होती हैं। तो मीडियन के हिसाब से ये हो गया b बाई टू और ये कितना हो गया है? a हो गया है। तो h की वैल्यू अगर हम आपसे पूछे तो कितने के बराबर आप h को बता दोगे फटाफट? h इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर अंडर रूट में। ये तो हो गया एच की वैल्यू। तो पूछे, ये एच आ गया हमारा। पूछे एरिया कितने के बराबर होगा? तो आप एरिया फर्स्ट बता दोगे, 1/2 इंटू बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर। अब समझना, ये सिर्फ समझने का खेल था, ये सिर्फ समझने का खेल था। अगर एक रियल क्वेश्चन करेंगे तो वो इतना मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखा जाए क्या कहता है। मान लो सपोज करो एक ये ट्रायंगल है, इसकी ये साइड है आपकी 5 है, ये वाली साइड 5 है, ये भी 5 है, दोनों इक्वल होनी चाहिए। और ये वाली साइड कितने के बराबर है? 6 के बराबर है। तो बोलता है इस त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करके बताइए। इस त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करके बताइए। तो कैसे किया जाएगा? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। मतलब ये 6 है बेटा, तो ये कितने के बराबर होगा? इतने सा, ये 3 के बराबर हो गया होगा। अब आप सब समझते हो, ये है 3, ये है 5, तो ये कितने के बराबर होगा हमारा? ये 4 के बराबर हो गया। आ गया काम, हाइट 4 के बराबर हो गई। पूछे आपसे कोई एरिया कितने के बराबर होगा तो आप फट बता दोगे 1/2 इंटू 4 इंटू क्या कर दिया जाए इसके साथ? बेस कितना था? 6। तो एरिया कितने के बराबर हो गया? 12 cm स्क्वायर। परिधि की बात करें तो परिधि कितने के बराबर होती है आपकी? परिधि हो जाएगी आपकी ए या 2a प्लस बी, यही इसका पैरामीटर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करें, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, या नेक्स्ट क्या टॉपिक आता है। ये है आपका त्रिभुज समबाहु
सॉरी, विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा क्या होती है, बराबर नहीं होती है, तो उसे क्या बोलते हो आप लोग, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हो। मतलब अगर ये है ए, तो ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। तो ये एक विषम बाहु त्रिभुज हो गया है। अब इस विषम बाहु त्रिभुज को कैसे हैंडल किया जाए ये देखा जाए। क्षेत्रफल निकालना है, हमें कोई आइडिया नहीं कि कैसे क्षेत्रफल निकाला जाए। तो यहाँ पे एक हिरियॉस फॉर्मूला लग जाता है, उससे क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कहता क्या है ये, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। और उसके बाद क्या किया जाए, कौन सा फॉर्मूला लगाते जाए एरिया निकालने के लिए, अंडर रूट में पूरा लिख के एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहाँ क्या लगाया जाए, एस माइनस सी लगाया जाए। ये किसके बराबर हो गया, क्षेत्रफल के बराबर हो गया। यही हो गया क्षेत्रफल इसका। पूछे परिधि किसके बराबर होगी, तो आप बता दोगे फटाफट, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर ये क्या हो जाएगी, आपकी परिधि हो जाएगी। अब यहीं पे बच्चा फंसना शुरू करता है कि ऊंचाई कितने के बराबर होगी। तो ऊंचाई कितने के बराबर हो जाएगी, मतलब अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो अब इसकी कुछ हाइट h होगी। तो पूछें ये परपेंडिकुलर डाल दिया है, इस ट्रायंगल का एरिया कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप फट बता दोगे 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, मतलब 1/2 h इंटू सी इसके बराबर हो जाएगी। इसी को किसके साथ इक्वेट कर दिया जाए, इसके साथ इक्वेट कर दिया क्षेत्रफल के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को आज भी करने को दे रहे हैं, पॉज करके प्लीज सॉल्व करके आंसर पोस्ट कर देना। अगर ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और ये है आपका 6 सेंटीमीटर, तो पूछे इसकी हाइट कितने के बराबर होगी, कितने के बराबर इसकी हाइट होगी। ये आप लोग के लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आंसर पोस्ट करना। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डिटेल में सारे क्वेश्चन करते चलेंगे, सेम एग्जैक्टली इसी मेथड पे करेगा। इसको हम लोग 7 कर देते हैं 6 के बजाय, तो ज़्यादा सिंपल रहेगा। नेक्स्ट शेप देखते हैं क्या कहता है, स्क्वायर। ये आप लोगों को अच्छे से आता है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। बहुत टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर। एरिया हो जाता है, परिधि किसके बराबर हो जाती है, 4a के बराबर हो जाती है। और डायगोनल, डायगोनल मतलब यहाँ थोड़ा कई बार गड़बड़ कर जाते हो आप लोग। तो ये है ए, ये है ये, तो इस किसके बराबर हो गया। एंगल कितना होता है ये, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, तो किसके बराबर हो गया, 2 रूट ए। ये बन गया इसका विकर्ण। तो ए रूट टू बोलो या 2 रूट ए बोलो, ये होता है विकर्ण। नेक्स्ट फिगर में आते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, ये बराबर होती हैं। और ये वाली भुजाएं क्या होती हैं, ये बराबर होती हैं। एंगल 90 डिग्री होता है। क्षेत्रफल आपसे कोई पूछता है तो आप फटाफट बोल देते हो ए इंटू बी। और कोई आपसे परिधि पूछता है तो बोलते हो आप 2a प्लस बी। परिधि का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेके ये दूरी, यहाँ से लेके ये दूरी, यहाँ से लेके ये दूरी, और यहाँ से लेके ये दूरी, यही क्या हो जाती है, परिधि हो जाती है। डायगोनल कोई पूछता है आपसे तो एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, मिला दिया जाए, ये ए है ये बी है, तो ये कितने के बराबर हो गया, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चंस हम लोग बहुत आराम से बहुत ढेर सारे करेंगे। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि एक बार आप लोग बेसिक पूरे सारे शेप्स को एक दो हाथ पे कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना रहेगा आगे की क्लासेस में। अब आता है ट्रापेजियम, समलम। अब तक आप लोग बड़े कंफर्टेबल थे, अब तक कोई इश्यू नहीं था। लेकिन अब ट्रापेजियम आते ही थोड़ा सा परेशानी होने लगता है, इन शेप से आप घबराना शुरू करते हो। तो पहली बात, ट्रापेजियम का मतलब क्या होता है। ट्रापेजियम का मतलब दो पैरेलल लाइंस को अगर मिला दिया जाए तो जो शेप बनता है वो क्या बन जाता है, ट्रेपीजियम बन जाता है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, लाइंस दोनों पैरेलल होनी चाहिए। ये दोनों पैरेलल लाइन होंगी, बाकी ये दोनों नॉन पैरेलल लाइन होगी, तभी ट्रेपीजियम होगा। अगर ये दोनों नॉन पैरेलल लाइन नहीं है तो ट्रेपीजियम नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ और बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं होनी चाहिए, और ये दोनों क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। पहली चीज आ गई। उसके बाद एक और ट्रेपीजियम बनता है जिसको बोलते हैं आप लोग आइसोस्केलन ट्रेपीजियम। आइसोस्केलन ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है कि अगर ये इसकी साइड ए है, ये इसकी साइड बी है, तो जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बड़ा आसान सा है, नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाती हैं। तो इस केस में
अगर बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी लगती है, वो देखेंगे हम लोग कि मिड अब ट्रेपीजियम का मिड पॉइंट किसके बराबर होता है? अगर हम दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दें, तो इसकी जो लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है? हाफ ए प्लस बी के बराबर होती है। ये ट्रेपीजियम के मिड पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो प्रूफ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, बस इतना जानते रहो। एंगल्स की बात करते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके ये कौन से एंगल बन गए आपके? दोनों अंतःकोण बन गए हैं एक साइड के। तो कितने कोण के बराबर होते हैं ये दोनों मिलके? 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहता है ये। तो हमसे पूछता है सबसे पहले क्षेत्रफल। तो अब यहाँ से परेशानी शुरू हो गई है कि ट्रापेजियम आ गया है और क्षेत्रफल की बात करता है। तो आप लोग ना तो फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हो और ना समझने की। तो इस ट्रापेजियम का एरिया पूछ रहा है हमसे। तो एरिया कितने के बराबर होता है ट्रापेजियम का? 1/2 d1 इंटू d2। ये बन जा सॉरी 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 ये एरिया किसके बराबर हो जाता है आपका? 1/2 एच इंटू ए प्लस बी। पूछोगे एच क्या है? तो एच ये है हाइट, ये ए है और ये क्या है? बी है। इन दोनों को जोड़ के h/2 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास आ जाता है इसका एरिया। ठीक है, परिधि का मतलब किसके बराबर होगा? तो सारी भुजाओं को जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए और इसको परिमाप हो गया, छोड़ देते हैं। हाइट की बात करते हैं कि सर हाइट कैसे निकाला जाए। अब यहीं पे थोड़ा सा खेल शुरू होता है कि हाइट कैसे निकाला जाए। तो अगर आइसोस्केलन ट्रेपीजियम है तब तो बड़ा आसान होता है हाइट निकालना, और अगर नॉन आइसोस्केलन ट्रैपीजियम है तब हाइट निकालने में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को। तो अगर एक ट्राइपीजियम यहाँ पे है, इसकी बात करते हैं। तो अगर ये मान लो आपके पास है 6 का और ये जो नीचे वाली भुजा है इसको 12 की है, तो पूछे इस ट्राइपीजियम की कितनी हाइट होगी? अगर ये है 5 के बराबर और ये है 5 के बराबर, तो कितनी हाइट होगी यही पूछता है हम लोगों से। तो कैसे किया जाए? ये 12 है तो इसका मतलब कितना हो गया? ये 6 के बराबर हो गया और इधर वाली जो लाइन बच रही होगी वो कितने के बराबर? वो भी 6 के बराबर, ये भी, ये 3 के बराबर और ये 3 के बराबर। तो ये 3, ये 5, तो ये हाइट कितने के बराबर हो जाएगी? 4 के बराबर हो जाएगी। तो यहीं से ट्रापेजियम की हाइट निकल जाती है। हाइट कितने के बराबर आ गई? 4 के। अगर हमें वो आइसोस्केलन ट्रापेजियम नहीं देगा, तो हमें कुछ ना कुछ अनुपात देगा वो इस हाइट के साथ, इसकी लेंथ देगा, साथ में हमें कुछ ना कुछ और बताएगा कि ये इतना है इसमें और इसमें कोई ना कोई एक रिलेशन होगा। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग जब करेंगे तब वहाँ पे कवर करते चलेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझा जाए, एरिया कितने के बराबर होता है? हाफ एच ए प्लस बी, साइड्स का सम और हाइट डिवाइड बाई 2। हाइट निकालना तो क्या तरीका होगा ये देख लिया है। अब आते हैं रोम्बस पे। तो रोम्बस होता क्या है पहला ये समझा जाए। तो आप लोगों ने स्क्वायर देखा है? स्क्वायर से ही अगर आप थोड़ा सा उसको खींच दो ऊट पटांग करके, तो क्या बन जाता है? वो रोम्बस बन जाता है, मतलब ऑल साइड्स विल बी इक्वल। पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है साहब। डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। कितने पे इंटरसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे, और मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री एंड मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये होता है डायगोनल्स। अब बेटा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती हैं, अपोजिट लाइंस आर पैरेलल। ये लाइन और ये लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है। तो रोम्बस बनता कैसे है? दो अपोजिट पैरेलल लाइंस के बीच में बनता है रोम्बस, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, हिंदी में इनको समचतुर्भुज कहते हैं। और डायगोनल्स कहाँ पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे कट करते हैं और मिड पॉइंट पे कट करते हैं एक दूसरे के। तो ये d1/2, ये d1/2 हो जाता है, ये d2/2 और ये क्या हो जाता है? d2/2 हो जाता है। तो ये रोम्बस होता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये भी देख लेते हैं। ये आप लोगों के लिए आसानी से एक जगह पे रख दिया गया है कि भाई नोट करना चाहो या जैसे भी। ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, बिल्कुल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल साइड है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल ही होगा। होता है डायगोनल बाइसेक्ट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी जो हम लोग करके आए थे, डायगोनल क्या करता है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर टू ईच अदर बाइसेक्ट करता है। मतलब ये m1/2 है तो ये क्या होगा? ये m1/2 होगा। ये क्या होगा? m2/2 होगा। तो ये क्या होगा? ये भी m2/2 होगा। ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितने के बराबर होता है? 180 के बराबर होता है।
ऑब्वियसली डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल नहीं होती है। ठीक है, क्षेत्रफल पे आते हैं सबसे पहले। तो क्षेत्रफल किसके बराबर होता है बच्चा इसका, तो सीधा तरीका है हाफ d1 इंटू d2 क्षेत्रफल के बराबर होता है। परिधि कितने के बराबर होती है, 4a के बराबर होती है। ऊंचाई की बात किया जाए तो ये कितने के बराबर होगा, सीधे क्या कर दिया जाए, एरिया डिवाइड बाय साइड। ये हमें क्या दे देती है, रोम्बस की हाइट दे देती है। तो एक एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि अगर इसके d1 और d1 और d2 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, d1 की वैल्यू दे रखी है हमको कहीं पे 8 के बराबर, d1 कितना है 8 है, और d2 कितना है आपका, ये दे रखा है हमें इसने 6 के बराबर। तो बोलता है इसकी हाइट फाइंड आउट करो कितने के बराबर होगी। तो अगर इसी फिगर में देखा जाए थोड़ा सा, तो इनको ऐसे मिला दिए होगे, इसको ऐसे मिला दिए होगे, तो ये कितने के बराबर होगा, ये 4 के बराबर और ये 3 के बराबर। ये 90 डिग्री है, तो ये कितने के बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। अब हमसे क्या बोला था, हाइट निकालने के लिए एरिया पूछता तो कितना हो जाता, 1/2 इंटू 8 इंटू 6, ये हो गया एरिया। डिवाइड बाई क्या कर दें, 5 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो गया हमारा, हाइट हो गया। दैट्स इट, इतना ही है। बहुत से क्वेश्चन किए जाएंगे जो हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट इसका। नेक्स्ट मूव करते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, अब रोम्बस किससे बना था या समचतुर्भुज किससे बना था, वर्ग से बना था जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम किससे बनता होगा, एक आयत से बनता होगा। मतलब आयत को थोड़ा सा खींच दिए टेढ़ा करके, तो क्या बन गया आपका पैरेललोग्राम। कहने का तरीका क्या हुआ कि ये भुजा और ये भुजा इक्वल होगी और पैरेलल होगी। ध्यान रखना 90 डिग्री कभी नहीं होगा इनके बीच का एंगल, अगर ये 90 होते क्या बन जाएगा, ये रेक्टेंगल। ये बी होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। उसके बाद क्या होना चाहिए था यहाँ पे, अगर ये बी हो गया और ये बी हो गया, तो डायगोनल्स की बात करते हैं। चलो डायगोनल्स की बात करते हैं, तो डायगोनल्स में क्या होता होगा, एक है d1 दूसरा है d2। डायगोनल्स क्या करता है, ये इक्वली डिवाइड कर देता है। डायगोनल्स क्या करता है, ये है d1, तो रोम्बस के एरिया को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है, और ये क्या होता है, ये है d2 है। अब ये समझना कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, मत याद कर लेना ये 90 डिग्री नहीं होगा। एरिया इधर वाला, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो भी फटाफट देख लिया जाए। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी इक्वल होता है। साइड वाले एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंटल होते हैं, 180 डिग्री होता है, ये भी बढ़िया है। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एंड ईच डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू पार्ट्स। तो डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को मध्य बिंदु पर कट करते हैं, बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है, मध्य बिंदु पर डिवाइड करते हैं। लेकिन ये एंगल 90 नहीं होता है, रोम्बस के केस में ये एंगल 90 होता था, यहाँ पे क्या होता है, ये 90 नहीं होता है। उसके बाद ये सारी चीज हो गई, और जो दो त्रिभुज बनते हैं उनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखा जाए आगे क्या कहता है ये, क्षेत्रफल की बात करता है। पूछता है रोम्बस का क्षेत्रफल किसके बराबर, सॉरी पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल किसके बराबर होता होगा। तो पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल बड़ा आसान है। क्षेत्रफल अगर ये है आपका ए ए बी बी, और ये हाइट कितनी है इसकी, एच है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट क्या बन जाएगा हमारा, ये क्षेत्रफल बन जाएगा। परिधि की बात करता है, तो परिधि कितने के बराबर हो जाएगी, सेम वही आयत की परिधि। ऊंचाई की बात करता है, तो ऊंचाई की बात करता है तो हमें एक एंगल वो जरूर दे देगा। तो मान लेते हैं अगर ये 60 डिग्री है और ये कितने के बराबर है, ये भुजा 20 के बराबर है, तो बोलता है पैरेललोग्राम की हाइट कितने के बराबर होगी। तो आप सबको पता है साइन 60 डिग्री का मान कितने के बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के होता है। तो h/20 के बराबर हो गया। तो √3/20 इज इक्वल टू h अपॉन कितना हो गया, ये 2 हो गया, सॉरी ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो हेड h कितने के बराबर आ गया, 10 √3 के बराबर आ गया।
डन, ये हो गया पैरेललोग्राम आपका। अब इसके बाद आता है रेगुलर हेक्सागन। तो अभी हम लोग समझे थे रेगुलर हेक्सागन से पहले एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं और हाइट का मान कितने के बराबर आपने निकाला था, √3/2a के बराबर। एरिया कितने के बराबर आपने निकाला था, √3/4a² के बराबर। ये आपको याद है समबाहु त्रिभुज के इसमें। तो रेगुलर हेक्सागन की बात करते हैं, एक्सक्यूज मी, तो ये किसके बराबर होता है? क्या इसमें दिख रहे हैं 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं? ये 6 समबाहु त्रिभुज बन जा रहे हैं। कितने? एक तो हमने सेट कर रखा है, दो, एक, दो, तीन, चार, पांच और छठवां ये है। तो एक का एरिया कितने के बराबर है? इतने के बराबर है। तो फुल का एरिया कितने के बराबर हो जाएगा? 6 × √3/4 a²। डन। ए क्या है? ए इसकी भुजा है। रेगुलर हेक्सागन कहने का मतलब क्या होता है कि इसकी सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है? ए इसकी भुजा है। परिधि किसके बराबर हो जाएगी? तो 6 भुजाएं होती हैं तो 6a के बराबर हो गई। ऊंचाई, इतनी सी ऊंचाई कितने के बराबर है? √3/2a के बराबर है। तो पूरी ऊंचाई कितने के बराबर हो जाएगी? ये √3a के बराबर पूरी ऊंचाई हो जाएगी, मतलब h ये है और ये भी h है। तो कुल कितना हो गया ये? 2h हो गया, तो √3a हो गया। आज की क्लास में इतना ही रख रहे हैं। अब आने वाले वीडियो में एक-एक टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं या जो आ सकते हैं, वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उन्हीं के आगे लेते हैं। थैंक यू सो मच, आज इतना ही रखते हैं।